हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि IAS के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम UPSC और अलग अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें UPSC समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज के सेशन 14 में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अंतर ऋणदाता करार यानी इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था? भारत सरकार के राजकोषीय घाटे और चालू लेखा के वर्षानुवर्ष बढ़ने वाले भार को कम करना, केंद्रीय और राज्य सरकारों की आधारिक संरचना परियोजनाओं को संबल प्रदान करना, 50 करोड़ रुपए या अधिक के ऋणों के आवेदनों के मामले में स्वतंत्र नियम के रूप में कार्य करना, या फिर 50 करोड़ रुपए या अधिक की दबाव युक्त परिसंपत्तियों यानी स्ट्रेस्ड एसेट्स का सह संघ उधारी यानी कंसोर्टियम लैंडिंग के अंतर्गत है अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, यह एक करंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ फैक्ट पर जोर दिया गया है, इसलिए एंश्योर होने पर ही अटेम्प्ट करना सही होगा। दोस्तों, पिछले 1 दशक से भारतीय बैंकों पर स्ट्रेस्ड और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो दबाव बना हुआ है, उसके कंट्रोल में लाने के लिए सरकार और RBI दोनों ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से इन स्ट्रेस्ड एसेट्स को अभी लेवल पर नहीं लाया जा सका है। दरअसल ICA फ्रेमवर्क को भी इसलिए अपनाया गया था ताकि स्ट्रेस्ड एसेट्स को कंट्रोल में लाया जा सके। इसलिए 32 बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। इस एग्रीमेंट का मकसद यह था कि जो 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं और जो कंसोर्टियम लैंडिंग के अंतर्गत आती हैं, उनका तेजी से समाधान किया जा सके। इस तरह के एग्रीमेंट की सिफारिश सुनील मेहता कमेटी ने की थी, जिसका सीधा लक्ष्य था कि बैंक जल्दी से जल्दी बैड लोन्स को डील करें। सो गाइस, इस सवाल का उत्तर डी होगा। दोस्तों, यहाँ चूंकि स्ट्रेस्ड एसेट्स और NPA का जिक्र हुआ है, तो पहले दोनों के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसके बाद यह जानेंगे उन मेजर्स के बारे में जो सरकार और RBI ने इन एसेट्स को कम करने के लिए उठाए हैं। दरअसल NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उन लोन्स को कहते हैं जिनके मूलधन या तय की गई किस्त का भुगतान 90 दिन में नहीं किया गया हो। लेकिन स्ट्रेस्ड एसेट्स का बोझ इससे भी ज्यादा है, क्योंकि इसमें NPA के साथ साथ रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स और रिटर्न ऑफ एसेट्स को भी जोड़ दिया जाता है। रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स वे होते हैं जिनको चुकाने की अवधि को उस वित्तीय संस्थान द्वारा एक्सटेंड कर दिया जाता है या ब्याज दर कम कर दी जाती है, जबकि रिटर्न ऑफ एसेट्स में वो लोन आते हैं जिन्हें लैंडर्स काउंट नहीं करते। यानी समझ में आता है कि स्ट्रेस्ड एसेट्स का दायरा NPA के मुकाबले ज्यादा है। बहरहाल, सरकार और RBI ने इन्हें कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, उस पर बात करते हैं। पहला, सरकार की 4R रणनीति, यानी कि रिकॉग्निशन ऑफ NPAs ट्रांसपेरेंटली, रेजोल्यूशन एंड रिकवरी ऑफ वैल्यू फ्रॉम स्ट्रेस्ड अकाउंट्स, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ PSBs और रिफॉर्म्स इन PSBs फॉर रिस्पॉन्सिबल अकाउंट्स। दूसरा, रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना यानी स्ट्रेटेजिक डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग। अगर कोई कंपनी अपना कर्ज नहीं चुका पाती है तो लेंडर यानी ऋणदाता को उस कंपनी में 51% की इक्विटी दी जाएगी। तीसरा,
5/25 मानक बैंकों को 25 साल के लिए लोन्स को स्ट्रक्चर करना होगा और हर 5 साल में जरूरत पड़ने पर दूसरे बैंकों को परिसंपत्तियां बेचनी होंगी। चौथा, S4A मानक यानी स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। यह योजना आरबीआई ने प्रस्तुत की थी, जिसके तहत स्ट्रेस्ड एसेट्स को कम करने के लिए सतत संरचना बनानी होगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय या फिर संबंधित बैंक का प्रबंधन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, यह एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन हमें कुछ सतर्कता भी बरतनी होगी, कहीं जल्दबाजी में हम गलत उत्तर ना लगा बैठें। दरअसल यहाँ चयन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ना कि नियुक्त करने का। इसलिए अगर यहाँ यह पूछा जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों को नियुक्त कौन करता है, तो इसका उत्तर केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय होता। लेकिन यहाँ चयन करने की बात कही गई है, तो इसका उत्तर बैंक्स बोर्ड ब्यूरो होगा। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ही सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए सरकार को नामों की सिफारिश करता है। यहाँ हम कुछ बातें बैंक्स बोर्ड ब्यूरो की भी कर लेते हैं। इस ब्यूरो का गठन 2016 में हुआ था। बैंकों के बोर्ड के शासन में सुधार की समीक्षा के लिए बनाई गई समिति ने बैंक्स बोर्ड ब्यूरो की सिफारिश की थी। यह एक स्वायत्त और सिफारिशकारी निकाय है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? पहला, गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व 3 महीने और प्रसवोत्तर 3 महीने के लिए सवेतन अवकाश की हकदार हैं। दूसरा, शिशु गृहों वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम से कम 6 बार शिशु गृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा। तीसरा, 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेंगे। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी केवल तीसरा कथन ही सही है। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, इस सवाल को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ दूसरा कथन गलत है, चूंकि दूसरा कथन पहले और चौथे विकल्प में है, इसलिए ये तीनों ही विकल्प गलत हो जाएंगे। आइए अब हम इन कथनों की जांच कर लेते हैं। दोस्तों, पहला कथन गलत है क्योंकि 2017 के संशोधन के बाद यह अवधि अब 12 सप्ताह से बढ़कर 26 सप्ताह हो गई है। 1961 के मातृत्व लाभ कानून में प्रावधान था कि गर्भवती महिलाओं को हक होगा कि उन्हें 12 सप्ताह का मातृत्व मिले, यानी कानूनन उन्हें छुट्टी पर रहते हुए 12 सप्ताह का वेतन भी देना जरूरी था। लेकिन अब इसे अधिकतम 26 सप्ताह कर दिया गया है। फ्रेंड्स, पहले कथन में पेच यह है कि यहाँ 3 महीने का जिक्र है। उसकी अवधि भी लगभग हम मानकर चल सकते हैं कि 26 सप्ताह के आसपास ही होगी, लेकिन यह डिपेंड करेगा कि इस दौरान कौन कौन से महीने गुजरे, यानी हम यह श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि कुल 182 दिन ही होंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ प्रसव पूर्व 3 महीनों का जिक्र है, जो कि गलत है। 2017 में कानून में बदलाव कर यह साफ कर दिया गया था कि गर्भवती महिलाओं को कुल 26 सप्ताह का मातृत्व लाभ मिलेगा, लेकिन जो मातृत्व लाभ वे अनुमानित प्रसव से पहले लेंगी वह 8 सप्ताह से ज्यादा का नहीं होगा। यानी क्लियर है कि कोई गर्भवती महिला प्रसव पूर्व मातृत्व लाभ का विकल्प ले भी सकती है और नहीं भी, या 8 सप्ताह से कम का ही मातृत्व लाभ ले। लेकिन ऐसी गर्भवती महिला जिसके पहले से 2 या ज्यादा बच्चे हैं, उसे मात्र 12 सप्ताह का ही मातृत्व लाभ मिलेगा, जिसमें प्रसव पूर्व का अधिकतम लाभ 6 सप्ताह से ज्यादा का नहीं होगा। इसलिए तीसरा कथन सही है, क्योंकि 2 बच्चों वाली महिलाओं को कम मातृत्व लाभ देने की बात ही इस कानून में है। फ्रेंड्स, इस कानून की धारा 11A में क्रैच सुविधा का जिक्र है, जिसके मुताबिक हर एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जिसमें 50 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, वहां
क्रैच सुविधा का होना अनिवार्य है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर है उसके लिए यह अनिवार्य है कि वह महिला को दिन में कम से कम 4 बार उस शिशु गृह का विजिट करने की अनुमति दे। यानी दूसरा कथन गलत है क्योंकि उसमें 6 बार विजिट करने की बात है। इस कानून के बारे में एक बात आपको बता दें कि 1961 का यह कानून केवल उन एस्टेब्लिशमेंट पर लागू होता है जिनमें 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस यदि कुछ हैं के साथ साथ और क्या शामिल है या फिर हैं? ए केवल परिवहन लागत, बी केवल ब्याज लागत, सी प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत या फिर प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा गोदामों के प्रभार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, यह एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकिन कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। दरअसल किसानों से फसल खरीदने से लेकर बहुत कम कीमत पर गरीबों तक राशन पहुंचाने को सुनिश्चित करने तक की जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम को दी गई है। खाद्यान्न को खरीदने से लेकर उसके वितरण तक में एफसीआई की कुल लागत में कई चीजें आती हैं। जैसे सबसे पहले किसानों को सरकार ने जितना एमएसपी देने का वादा किया है वह तो किसानों को देना ही होगा, लेकिन अगर खरीदने का मूल्य यानी प्रोक्यूरमेंट प्राइस एमएसपी से ज्यादा तय होता है तो उस पर भी खाद्यान्नों को खरीदा जाता है। यानी प्रोक्यूरमेंट प्राइस एमएसपी के या तो बराबर हो सकता है या उससे ज्यादा, लेकिन कम नहीं हो सकता। माल को खरीदने के बाद एफसीआई उसे गोदामों तक पहुंचाता है, यानी इस दौरान परिवहन पर खर्च होगा। उसके बाद उस माल को गोदामों में स्टोर किया जाएगा, यहाँ इसके रख रखाव पर खर्च होगा। रख रखाव के लिए जो कर्मचारी लगे होंगे उन्हें वेतन भी देना होगा, साथ ही मजदूरी, मंडी फीस भी इसमें जुड़ेंगे। इसके बाद जब यह खाद्यान्न वितरण के लिए राज्यों को पहुंचाया जाता है तो फिर से परिवहन पर खर्च होता है और उसके प्रशासन पर भी। इसलिए एफसीआई की आर्थिक लागत में एमएसपी तो आएगा ही, साथ ही अगर बोनस दिया गया हो वह भी होगा। इसके बाद प्रोक्यूरमेंट से जुड़े इंसिडेंटल्स और वितरण करने में जो खर्च हुआ वह भी इस लागत में शामिल होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी यानी सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा? जनसंख्या और साक्षरों का अनुपात, इसके भवनों, अन्य आधारिक संरचना और मशीनों का स्टॉक, कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का आमाप या फिर समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, इस सवाल को हम सरल की कैटेगरी में रख सकते हैं। यह एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सरल इसलिए भी है क्योंकि इनमें केवल डी ऑप्शन ही ऐसा है जिसे समाज से रिलेट किया जा सकता है। पहले और तीसरे विकल्प को हम मानव पूंजी से रिलेट कर सकते हैं। दरअसल समाज में पढ़े लिखे लोग शिक्षा का प्रसार कर वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को शिक्षित और कुशल बना सकते हैं और समाज को शिक्षित बनाने का यह चक्र आगे बढ़ता रहता है, इसलिए साक्षरों को मानव पूंजी माना जाता है। बी विकल्प की बात करें तो भवन, आधारिक संरचना और मशीनों का स्टॉक आदि किसी देश की आर्थिक समृद्धि को बताते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि समाज का हर वर्ग विकसित हो रहा है। उदाहरण के लिए हम भारत को ले सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद से ही हम देखें तो भारत की समृद्धि दर इतनी बुरी नहीं रही है। देश के कई हिस्सों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी भी समाज का एक बड़ा वर्ग भोजन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से वंचित है। यानी भारत की आर्थिक समृद्धि तो सही है, लेकिन समाज के स्तर पर आर्थिक विकास में बहुत अंतर है। आगे इसी सामाजिक असमानता के चलते किसी भी देश में भ्रष्टाचार, अपराध और अशांति आदि होते हैं। किसी भी देश में जो सामाजिक संसाधन होते हैं उन्हें हम 3 तरह की पूंजी के रूप में देख सकते हैं। पहली, सामग्री, संपत्ति और आय के रूप में आर्थिक पूंजी। दूसरी, शैक्षणिक योग्यता और स्टेटस यानी परिस्थिति के रूप में सांस्कृतिक पूंजी। और सामाजिक संगठन और लोगों के बीच अच्छे संबंधों के रूप में सामाजिक पूंजी।
सामाजिक संगठन और लोगों के बीच अच्छे संबंधों को सामाजिक पूंजी के रूप में इस तरह समझ सकते हैं। किसी देश में वहां की सरकार अगर आर्थिक और सामाजिक संसाधनों का तर्कपूर्ण और न्याय संगत वितरण कर पाती है तो इससे समाज में असमानता कम होगी। लोगों में सौहार्द ना होने की एक बड़ी वजह सामाजिक असमानता है। इसलिए जिस देश में सामाजिक असमानता कम होगी वहां लोग अपराध या भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देंगे और वे देश के लिए सामाजिक पूंजी के रूप में काम करेंगे, क्योंकि वे शिक्षित और स्वस्थ होकर देश की समृद्धि में अपना भी योगदान दे रहे होंगे। इसलिए समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य को किसी देश की सामाजिक पूंजी माना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।